तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फिर से आज हम जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और सारे प्रश्न दोस्तों आपके जो है प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको कम से कम 80 प्लस के आसपास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और बायो से संबंधित बायोडाइवर्सिटी है आपका। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपके यहाँ पर कवर होने वाली है। और ये जो प्रश्न है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस से मैच ना करता हो। वही प्रश्न यहाँ पर रखे हैं जो आपके सिलेबस से मैच करता हो, मतलब जिसका आपसे आपके सिलेबस से लेना देना है। बाकी जो फालतू के प्रश्न है वो वहाँ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो बता दें यहाँ पर आपका क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, 30-35 के आसपास होंगे या 40 भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपका जो है यहाँ पर बायोलॉजी है, इकोसिस्टम है और आपका जो है इन्वायरमेंट है। सभी प्रकार के दोस्तों मिक्स प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यह जो है लगभग 60-70 मार्क्स का जो है यहाँ पर मटेरियल है आपके लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ से जो है आपका कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। वो किस रूप में आए, किस लैंग्वेज में आए, लेकिन ज़रूर आएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आप तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ दोस्तों। पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है केमिस्ट्री से, पहले हम केमिस्ट्री से शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो मैथिल प्रतिस्थापी एमिनो और अमोनिया का जलीय विलयन में क्षारकता आपके पास बेसिसिटी है, बिल्कुल है। तो किसी की भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूछेगा कि क्लोरीन फ्लोरीन इनमें से कौन सा क्षार है, अम्ल है। इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकेंडरी एमिन होगा, फिर होगा आपका प्राइमरी एमिन, फिर होगा आपका टर्शियरी एमिन, फिर होगा आपका अमोनिया। ठीक है, ये है इसका क्रम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है क्षारीय कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी एमिन। ठीक है, फिर होगा आपका प्राइमरी, फिर होगा आपका CH3 टर्शरी और फिर होगा आपका दोस्तों अमोनिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है बिल्कुल। सबसे कम क्षारीय कौन है आपका, अमोनिया, और सबसे ज़्यादा क्षारीय आपका कौन सा है, सेकेंडरी एमीन। ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रिया में H2O का संयुग्मी क्षार है, तो आपको बताना है कौन सा है संयुग्मी क्षार, NH+ OH- कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, OH- है, ये क्या आपका संयुग्मी क्षार है। और संयुग्मी अम्ल कौन सा आपका इसमें से, NH4+। ठीक है, ये आपका संयुग्मी एसिड है और OH- आपका क्या है, संयुग्मिक क्षार। तो अगला है दोस्तों, परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या है। बिल्कुल आपके पास एटॉमिक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहीं से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, है ना, इसका राइट आंसर है। पहले किस में जाएगा, 4s है ना, फिर उसके बाद जाएगा आपका 3D में, 3D के बाद जाएगा आप में 4p में। ठीक है, 4p के बाद जाएगा आपका 5s। ठीक है, तो ये 5s के बाद किस में जाएगा, ये जाएगा फिर 4D। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम आपको देखना है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों जो सही नहीं है। तो राइट आंसर का है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो एंथैल्पी होती है ये क्या होती है, इसके बीच में पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये इसका सही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गलत है आपका, है ना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उपयोग किस कार्बनिक यौगिक के परीक्षण में होता है। तो कार्बिल एमीन इसका प्रयोग होता है दोस्तों आपका, आपको जल्दी से बताना है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया का, है ना। ठीक है, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आपका आइसोसाइनेट बनता है। और इसकी जो गंध कैसी रहती है, तीव्र गंध, जिससे पता लगता है कौन सा अमोनिया है, प्राइमरी। ठीक है, अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपको बताना है मैक्स प्लैंक, H हर्टर, नील्स बोर या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो किसको दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो कब दिया गया, 1921। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से IUPAC नाम आपको बताना है, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसका आपको IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से आपको जो है
क्या होगी, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा ना। तो ये श्रृंखला देखिए यहाँ से टूट रही है कि नहीं टूट रही है ना, नाइट्रोजन से टूट रही है। और जो C2H5 है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ठीक है, C2H5 किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो ये श्रृंखला आपकी अलग होगी। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, इस कार्बन से 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा इसका, 1 1, या आप इसको क्या कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं NN। डाई क्या है, एथिल, ये 2 एथिल ग्रुप लगे हैं, है ना, ठीक है, डाई एथिल। और फिर साथ में आपका क्या है दोस्तों, ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, है ना, डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूट 1 एमीन, इस प्रकार से आपका नाम होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी है, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन, ठीक है। 1 पे आपका क्या जुड़ा है, एमीन ग्रुप N। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो आपको सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर है। तो जल का विघटन अचक्रीय फॉस्फोरीकरण में होता है, तंत्र अचक्रीय फॉस्फोरीकरण में क्रियाशील नहीं रहता, चक्रीय फॉस्फोरीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रवाह एक दिशा में होता है, चक्रीय फॉस्फोरीकरण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो कौन सा राइट आंसर इसका, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका क्या है, सही कथन है। चक्रीय फॉस्फोरीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इक्वेशन बतानी है आपका, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। अणुसूत्र C6H14 वाली एल्केन के कितने श्रृंखला समावि संभव है। तो आइसोमेरिज्म आपके पास दे रखा है, बिल्कुल यह भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको बताना है 2 1 3 या 5। तो C6H14 है दोस्तों आपका क्या है, ये है आपका हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन की आपको संरचना है। अब आपको इसमें बताना है कितने जो है इसमें समावि संभव है, यानी कि आइसोमर्स कितने हैं, चेन आइसोमर्स तो कितने रहने वाले हैं दोस्तों आपके इसमें। राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 5। आपको याद रखना है कितने इसमें, 5 आइसोमर समावि है, श्रृंखला समावि है। अगला है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 101, उसका आयुपेशी नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक को बोलते हैं अन, ठीक है, 0 को बोलते हैं नील, और फिर से एक को बोलते हैं अन, और लास्ट में क्या जुड़ता है इसमें, IUM, है ना। तो इसका नाम होगा अन नील अन, ठीक है, UN और लास्ट में IUM। तो अनिल अनियम, तो अनिल अनियम का है आपका। तो जो भी है आपका इसमें ऑप्शन नंबर, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अनिल अनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये आपके जो नोमेनक्लेचर है 100 से लेकर जो भी आपके 118 तक जो भी तत्व है उनके लिए, है ना, आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो निम्न में से कौन सा उत्पाद एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ ग्लूकोज के एसिटिलीकरण पर प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का एसिटिलीकरण कौन सा प्राप्त होगा दोस्तों, तो क्या रहने वाला है आपके हिसाब से इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। क्योंकि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप, है ना। ये कितने रहते हैं, OH ग्रुप कितने होते हैं ग्लूकोज में, 5, आपको याद रखना है। और यही 5 OH ग्रुप किसमें दोस्तों जो है एसीटेट में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, एसीटेट, ठीक है। पाँचों के पाँचों जो है, पाँचों का एसीटेट बन जाता है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है जब आप उसकी एसिटिलीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, और यही आपका परसों केमिस्ट हुआ था, और यही प्रश्न सेम आपका आया है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न सिंगल लाइनर में है, वहाँ पर आपको मैचिंग में दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न भी रहने वाले हैं। तो कितना होगा, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है। कैसा रहता है, हल्का क्षारीय, है ना। अगर आपसे पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच कैसा रहता है, तो क्षारीय रहता है। मान कितना रहता है, 7.4। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड तापमान के सही संबंध को प्रदर्शित करता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस, इंपॉर्टेंट है। अगला अगला है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है पूछा जा सकता है किसी का भी। तो इसको निकालने का दोस्तों एक ही तरीका है, कैसे निकालोगे? तो क्रोमियम CrO5 में इसको तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, इसमें आपको +6 रहती है, ठीक है, +6 रहती है इसकी, है ना। तो क्रोमियम की कितनी होती है दोस्तों? क्रोमियम CrO5 में जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब है बेस्पर सिद्धांत, आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है, उसी में आपको बॉन्ड एंगल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जल, अमोनिया और दूसरा आपका क्या है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है इसका, है ना, ये 3-4 है, इनका जो है आपको बॉन्ड एंगल जो है याद रखना है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 119.5, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल रहता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है, बहुत बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न दोस्तों आपके जो है, अगर बात करूं मैं, UKPSC है ना, और UKSSS, ये तो फेवरेट सवाल है उनका, ठीक है। ये प्रश्न जो है दोस्तों UKPSC में तो बहुत बार रिपीट हो रखा है, और UKSSS में भी यह बहुत बार जो है पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका लोन पेयर, ठीक है, रिपल्शन है ना। उसके बाद आता है प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन, फिर आता है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका लोन पेयर, ये आपका आएगा बॉन्ड पेयर, फिर आएगा दोस्तों आपका, पहले आएगा आपका लोन पेयर, फिर आएगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर आएगा लास्ट में आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो पहले आएगा आपका लोन पेयर, फिर आएगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर आएगा आपका कौन सा आएगा, बॉन्ड पेयर, या ना BP, ये आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो लोन पेयर इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एकाकी युग्म, है ना, जो आपके ऊपर रहते हैं ये, इनको कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। किसी जैसे सल्फर के ऊपर है, इस प्रकार से ये क्या होता है आपके लोन पेयर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से वसा में विटामिन कौन सा है? तो बी और सी आपके किस में है? जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बी और सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपका ए और डी, ई और के, ठीक है, ये सारे किस में दोस्तों? ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि विटामिन डी आपका कैसे किस में है? वसा, और जल में आपका विटामिन बी और विटामिन सी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है भूल जाता है कौन सा था, ठीक है। अगला है दोस्तों, संरचना पहचानिए, आपको कौन से ग्लूकोज की है? राइबोज की है, एल राइबोज की है, एडिनिन है, या थाइमिन है? तो ये है दोस्तों आपका डी राइबोज, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपका किसका है? डी राइबोज है। तो आपको जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ठीक है, ग्लूकोज आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है दोस्तों कि ये है चुंबकीय प्रकृति, ठीक है, ये आपका कथन और कारण में है। तो देखिए NiCl4 अनुचुंबकीय होता है, निकिल 2+ के डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो क्या यह सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों, बोथ ए और आर दोनों सही है, ठीक है। निकिल Cl4 में जो है क्या होता है, ये जो है ये अनुचुंबकीय क्यों है दोस्तों? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। +2 है, इसमें जो है डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डी में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या है आपका अनुचुंबकीय होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, कूट का आपको मिलान करना है, मैच लिस्ट, सूची और सूची ए, सूची जो का है, ये भी आपका विटामिन से संबंधित है और रोग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं आता तो सी देखो, स्कर्वी, ठीक है, सी का क्या है? स्कर्वी। और विटामिन डी दोस्तों आपको पता है रिकेट्स है, B1 आपका पता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता, और ए आप विटामिन बी हमारे गलत कर दिया, विटामिन बी आपको पता है बेरी, और विटामिन ए दोस्तों आप सभी को पता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधता के कारण होता है, रात्रि अंधता। विटामिन ए बेरी, विटामिन 1, विटामिन डी आपका रिकेट्स, ठीक है, और विटामिन सी आपका स्कर्वी रोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन के रूपांतरण में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक कौन सा है। तो आपको बताना है, पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब साइक्लोहेक्सेनॉल है ना से जब साइक्लोहेक्सेनॉन बनता है तो अभिकर्मक कौन सा है, इसमें किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका किसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निर्जल CrO3, निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ना, इसकी उपस्थिति में जो है हेक्सेनॉल, जो साइक्लोहेक्सेनॉल है वो साइक्लोहेक्सेनॉन में रूपांतरित हो जाता है। अगला है आबंध कोटि ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपसे अगर आबंध कोटि पूछी जाती है तो इसी फॉर्मूले से आपके जो है आप जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो दोस्तों बी है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, 1/2 n एंटी बॉन्डिंग माइनस n बॉन्डिंग है ना। एंटी बॉन्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपको भाग देना है, तब जाके आप निकाल सकते हैं। तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे N3 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, N2 नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है N2 का होता है 3। ठीक है, O2 का होता है आपका 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड रहता है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या रहेगा दोस्तों, 3। जैसे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है O2। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, 2 है ना। जैसे H2 का आपसे पूछा जाता है तो H2 आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1। वैसे Cl2 अगर पूछा जाता है तो क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1। ठीक है, इस प्रकार भी आप जो है माइंड से और क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आपका माइनस प्लस चार्ज आता है, वहाँ पर आपका दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगला है, निम्न में से मीथेन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। क्लास 10th का अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से, क्लास 10th, तो इसमें केमिकल जो रिएक्शन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसमें यह रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम दे रखी है। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी तो मेथेन का दहन उसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये है। जब मेथेन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में क्या बनता है, जल लिक्विड के रूप में निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये मेथेन का पूर्ण दहन है, पूर्ण दहन अभिक्रिया। निम्न में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है। तो इतना आसान प्रश्न है, तो देखिए किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो क्या रहने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है ना, प्रबलतम अम्ल कौन सा है आपका, HI। ठीक है ना, जो आपका प्रबलतम अम्ल है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। लुईस एसिड अम्ल क्षार से आपका कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, क्षार। ठीक है, बेस, बेबी को बेस पसंद है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, सामान्य पौधे का नाइट्रोजन किन रूप में लिया जाता है। तो आपको बताना है सामान्य पौधे का जो नाइट्रोजन है किस रूप में लिया जाता है, नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड या नाइट्राइड के रूप में। तो जो आपके पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका है ना, किस में लेते हैं नाइट्रोजन को, या तो नाइट्रेट के रूप में या तो किसके रूप में लेंगे, NH4+ अमोनिया के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसके लिए नाइट्रोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पौधे की वृद्धि है ना, पौधे की वृद्धि और विकास। ठीक है, इसके लिए आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मेटा निर्देशी समूह है। तो कौन सा है आपका, नाइट्रोजन जो आपका मेटा के साथ जुड़ा रहता है ना, आपने पढ़ा होगा बेंजीन में ऑर्थो पैरा मेटा। ठीक है, तो नाइट्रोजन है बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 जुड़ा रहता है इस प्रकार से, ये कैसा है आपका मेटा निर्देशी। ठीक है, ऑर्थो आप कह रहे पैरा आप कह रहे ये आपका कैसा है, मेटा निर्देशी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
अगला है पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षों में प्रवेश करता है। तो आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 रहता है, तो इसका रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गए 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6 12 और 6 18 और 3p6, तो क्या आएगा दोस्तों आपको बताना है, तब आएगा आपका 3D नहीं आएगा 4s1। तो किस में जाता है 4s में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा है तो ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है 19वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है आर्गन, है ना 4s1। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्गन तक कितना होता है पूरा 18 है ना। 3s2 आर्गन का कितना होता है 18, तो 18 तक तो कंप्लीट है ना। 18 के बाद आपका 19 आएगा तो 4s1 में आपका आता है। अगर इस प्रकार से अगर सवाल में दिखता है कि आर्गन Ar4s1 और प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये आपका किसका है पोटेशियम के, है ना। 4s के बाद जो है आपके पोटेशियम से शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अरेनियस समीकरण है? अरेनियस इक्वेशन आपको बतानी है, सिंपल सी है, बहुत बार पूछी गई है। के बराबर AE माइनस EA/RT। ठीक है, ये आपकी गलत है ना। ART बटे EA है, ये नहीं है आपकी, कौन सी है के बराबर AE माइनस EA/RT। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यह भी जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 × 10⁻14, ठीक है, मिलीमीटर जो भी है ऑप्शन मोल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनता है। तो बताइए क्या बनेगा, आपको बनाना है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल आपको सभी को पता है, एथेनॉल मतलब कार्बन कितने, दो कार्बन। ठीक है, CH2OH CH3 CH2OH, ये है एथेनॉल। ठीक है, जब आप इसको गर्म करते हैं 443 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको बनता है एथीन CH2 CH2। ठीक है, ये बन जाता है, साथ में क्या निकलता है आपका H2O। ठीक है, एक H यहाँ से, तो यहाँ बचेगा CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बचेगा CH2। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। अगला है नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु के मध्य बंधों की कुल संख्या। तो देखो बंधों की कुल संख्या, बॉन्ड आपको बताना है, बॉन्ड है ना, बॉन्ड नंबर, बॉन्ड्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अभी हमने बात की थी N2, नाइट्रोजन का सूत्र था N2, तो N2 में क्या रहता है ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड कितने रहते हैं 3। ठीक है, तो कितने रहते हैं दोस्तों बंधों की जो संख्या रहती है आपकी, ऑप्शन नंबर डी 93 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला है निकिल, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इसमें ऑक्सीकरण स्टेट हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है ना। इसमें जो है निकिल CO4 में जो है निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। और ये जो है दोस्तों UKPSC की बात करूं या UKSSC की बात करूं, वो लेक्चरर का हो, UPSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो साइंस से रिलेटेड, अगर केमिस्ट्री से संबंधित हो तो यह क्वेश्चन जो है रिपीट होता ही होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। ठीक है, भारत में पीट मॉस का वानस्पतिक नाम है। तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे दोस्तों हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं कौन से, अब आपका आता है दोस्तों आपका बायोलॉजी, है ना, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में पीट मॉस का वानस्पतिक नाम क्या है, पूछा गया सवाल है, फिर भी देख लेते हैं ना, क्या पता टकर जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए। भारत के संदर्भ में किन में से सब कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? ये भी दोस्तों आपको जो है, ये किससे संबंधित आपका, ये आपका जो है एग्रीकल्चर से। ठीक है, जो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये वही है ना प्रजाति, ये आक्रामक प्रजाति है। ये कौन सी नहीं है भारत के संदर्भ में आक्रामक प्रजाति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी साइनोडोन। बाकी ये तीनों जो है आक्रामक प्रजाति है भारत में। ठीक है,
है ना। ये तीनों क्या करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और ये नहीं है साइनेडोन, ये क्या है दोस्तों, दूब घास। दूब घास किसी ने देखी होगी, तो ये दूब घास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, आकस्मिक रूप से एक छोटी समष्टि से एक युग्म विकल्पी के नष्ट ह्रास हो जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस तथ्य से निम्न में से कौन सा संबंधित है? जीन प्रभाव, आनुवंशिक बहाव, उत्परिवर्तन, गमन। तो कौन सा है दोस्तों, आपका जेनेटिक्स से है, अब आपका प्रश्न है जेनेटिक्स से पूछा गया है। तो देखिए जेनेटिक्स से किस प्रकार सवाल पूछा गया है, तो है दोस्तों आपका जेनेटिक आनुवंशिक बहाव, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम माल्टोस के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो आपको बताना है कौन सा है, माल्टोस, है ना। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज माल्टोस का जल अपघटन करेगा, ठीक है। तो और बनता क्या है, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो भी लिख देता हूँ। अगला है, प्रोटोकॉर्डेटा के लिए कौन सा कथन सही है? तो प्रोटोकॉर्डेटा के लिए दोस्तों जो है आपको बताना है, यह पूर्णतः सामुद्रिक होते हैं, कशेरुकी जिनमें क्रेनियम नहीं होता, कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, या पेट्रामाइजोनिटा प्रोटोकॉर्डेटा का उदाहरण है। तो बताना है कौन सा जो है सही है। अच्छा, आपको सही बताना है। तो ये युग्म है दोस्तों, ये चारों के चारों भी सही हो सकते हैं, और ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सही कथन कौन सा जो है दोस्तों सही नहीं होता। तो ये है आपका सही है या सही नहीं है, तो सही है आपका। अच्छा, युग्म वाले हैं, आपके पास ऑप्शन शायद आए नहीं होंगे, ऑप्शन है इनका, है ना, कौन से कितने सही है, 1 2 3 या 1 1 4, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ये तीनों आपके बिल्कुल राइट है ना। पूर्णतः जो आपका प्रोटोकॉर्डेटा है, आपको याद रखना है, पूर्णतः समुद्रिक होते हैं, कशेरुकी जिनमें इनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता, और इनमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनकी विशेषता है। और ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। पेट्रोमाइजेनेटा ये दोस्तों आपका किसका आता है, ये आपका आता है वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल है। तो ये कथन गलत है। अगला है, निम्न, ये चित्र आपके पास दिया है दोस्तों, ठीक है ना, ह्यूमन स्पर्म का है ये, ठीक है। अब आपको इसमें पूछा गया है कि गोल्जिकाय माइटोकॉन्ड्रिया के व्युत्पन्न है, तो इनमें से कौन कौन से भाग है जो गोल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया के व्युत्पन्न है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, ये क्या है दोस्तों, गोल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया के व्युत्पन्न है। अगला फिर से दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक है। एक में आपको दे रखा है कॉलम और कॉलम बी का, ठीक है। यहाँ पर आपका आनुवांशिक है, फिर आपका ऑटोसोम है, फिर आपका अप्रभावी जीन है, युग्म विकल्पी एलील और समरूपी गुणसूत्र। तो किसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो आनुवांशिक ये दोस्तों आपका जो है वो है आपका आनुवांशिक, जेनेटिक्स जो है आपका किससे संबंधित है, जो आपके लक्षणों के आनुवांशिकता के नियम का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक्स, ठीक है। तो एक आपका क्या है, तीसरा, पहला तो मिल गया। और दूसरा आपका जो है ऑटोसोम से दोस्तों, ऑटोसोम का संबंध किससे है आपका, तो इसका संबंध है दोस्तों आपका जो आपके सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े के अतिरिक्त जो क्रोमोसोम रहते हैं वो किस में आते हैं, ऑटोसोम में, है ना। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना। सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त हमारे पास सेक्स के पाए जाते हैं ना, एक्स 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 वाई, दो प्रकार के क्रोमोसोम। तो इनके अतिरिक्त जैसे एक्स एक्स 2x 1y पाए जाए, या 2y 1x, इस प्रकार के जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम, है ना, इनके अतिरिक्त। अगला है युग्म विकल्पी एलील, क्या होते हैं, युग्म विकल्पी दोस्तों जीन का प्रतिकृतित रूप। तो कहाँ है आपका, जीन का प्रतिकृतित रूप आपका एलील है। और अप्रभावी जीन क्या है दोस्तों आपका, यह है एक जीन जो प्रदर्शित होता है जब वह समयुग्मकी होता है ना। तो इसका आपका क्या है, ये है, ठीक है। सी का क्या है आपका 4, डी का क्या है आपका 2, और अब आपका ई का आपका क्या रहेगा, समरूपी गुणसूत्र। समरूपी गुणसूत्र क्या रहते हैं, आकार एवं बनावट में समान, ठीक है। तो डी का आपका क्या है 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहीं से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका पहले का आपका तीसरा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आपने अच्छे से मैच कर लिया होगा, तो देख लेना। अगला है दोस्तों, किसे धरती ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है? तो कौन सा वन ऐसा है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो ये है दोस्तों आपका अमेजन वर्षावन, ऑप्शन नंबर ए है ना। इसे जो है धरती ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। विलुप्त और सर्वप्रथम जबड़े वाली मछलियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्लेकोडर्मी है ना। इसमें कौन सी मछलियाँ आती हैं जो विलुप्त और जबड़े वाली हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कंटीले तथा चिपचिपे परागकण एवं बड़े आकर्षण रंगीन पुष्प संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली से या एनिमोफिली से। तो आपको बताना है जल्दी से इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कंटीले अथवा चिपचिपे परागकण है वो किससे संबंधित दोस्तों, आपका एंटीमोफिली से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ये है दोस्तों आपका जीव मंडल से, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, निम्न में से किस भाग को सभी प्रकार की मानव गतिविधियों से मुक्त रखना चाहिए। तो कौन सा ऐसा जोन है, कोर जोन, सेंट्रल जोन, बफर जोन या ट्रांजिशन जोन। तो जितने भी जोन है सबसे पहले आपको इन सभी को जो है सर्च करना है और सबके बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी आपने रखनी है कि कौन सा जोन जो है किस काम में है, किस काम में जो है मानव की एक्टिविटी होती है, पशुओं की एक्टिविटी होती है, किस में नहीं होती। तो कोर जोन ऐसा है दोस्तों जिसे जो है मानव गतिविधियों से दूर रखा जाता है ना। इसमें आपको मानव को जाने नहीं दिया जाता और साथ ही में मानव द्वारा कोई भी काम जो है इस पर नहीं किया जाता, ठीक है। बिडाल टेस्ट निम्न में से किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरियसिस। तो वाइडल टेस्ट है दोस्तों, जो हिंदी में लिखा है विडाल है ना, वाइडल इसे कहते हैं, वाइडल टेस्ट। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टाइफाइड से संबंधित है। तो टाइफाइड जो किसके कारण होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी है ना, ये भी आपको नोट रखना है, साल्मोनेला टाइफी आपके पास है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो बीमारी में से ये सवाल आ सकता है, इसी की रोकथाम करता है वाइडल टेस्ट, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, पहचान करता है इसकी, इसीलिए वाइडल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सेब की अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है। तो जो सेब दे रखा है दोस्तों ये जो है उत्तरकाशी क्षेत्र में बहुत पाया जाता है, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल में, ठीक है। इसीलिए सेब का यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इससे जो है काफ़ी इकोनॉमी जो है प्राप्त होती है इन क्षेत्रों में। तो कौन सा रहने वाला है इसका राइट आंसर आपका, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, M27 है ना, आपको याद रखनी है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न की बात करें, 3 प्रैक्टिस सेट हमने देख लिए और तीनों प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आ रखा है, ये प्रश्न रिपीट हो रखा है हर एग्जाम में, ठीक है। अभी तक हमने जितने प्रैक्टिस सेट किए उस सभी में ये प्रश्न जो है दोस्तों आ रखा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कैसा है कि कौन सा सही नहीं है। आपको पता है राइजोबियम है, आपको पता है एनाबिना है, आपको पता है नो स्टॉक है, तो कौन सा नहीं है आपका, स्यूडोमोनास, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आपका सी संबंधित नहीं है, बाकी राइजोबियम संबंधित है, एनाबिना भी है, नो स्टॉक भी है, याद रखना, पूछा जा सकता कोई भी ऑप्शन इनमें से आ सकता है, आपका नो स्टॉक भी आ सकता है, एनाबिना भी आ सकता है, राइजोबियम आपको पता है 10 बार आप पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, तो किसकी है, बिल्कुल ही है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये जो साइंटिफिक दोस्तों में ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अर्थशास्त्री कहाँ के थे, ये आपके स्कॉटलैंड के थे, है ना। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी जो है इन्हीं को ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कॉलम ए कॉलम है ना, माइटोटिक कोशिका विभाजन। तो ये आपके पास कॉलम ए कॉलम 2 है ना, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सिंगल लाइनर प्रश्न भी बन सकता है और मिलान वाले भी बन सकते हैं। इस प्रकार का ये डायरेक्ट प्रश्न भी आपका आ सकता है। प्रोफेज, टीलेफेज, मेटाफेज, एनाफेज आपने पढ़ी होगी। अगर आपने अर्धसूत्री विभाजन नहीं पढ़ा तो एक बार जो है उस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो है प्रश्न आता ही आता है ना। वहाँ जितनी भी उसकी अवस्था है आपको देखनी है कि किस अवस्था में क्या हो रहा है, बस आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में क्या होता है, ठीक है। तो आपने देख लेना 2 प्रकार के विभाजन है आपका, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक आपका समसूत्री विभाजन है, ठीक है। तो दोनों आपने अच्छे से पढ़ने हैं और यहाँ से आपका जरूर एक प्रश्न आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न आ रखा है। तो जो पहला है दोस्तों आपका, जो गुणसूत्र क्षैतिज रूप में मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं तो किस में होते हैं, मेटाफेज में, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर है आपका मेटाफेज, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो और
पुत्रीय गुणसूत्र स्पिंडल के विरोधी ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं। तो इसका है एनाफेज। यह अवस्था किस में होती है? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? जो आपका पुत्रीय गुणसूत्र होता है वो स्पाइंडल के विरोधी ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं, ठीक है। और मेटाफेज में आपका क्या होता है? गुणसूत्र क्षैतिज रूप में मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र पतली लंबी धागे के समान स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह किस अवस्था में होती है? यह होती है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्या होती है? जो गुणसूत्र है वो पतली लंबे धागे के रूप में इस समान स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और आपका विशिष्ट दिखने वाले गुणसूत्र अपनी भिन्नता को खो देते हैं तथा गुणसूत्रीय जाल बदल देती है। इसका राइट आंसर आपका टीलोफेज। यह अवस्था कौन सी होती है? टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज जो इसे कहते हैं, टीलोफेज अवस्था है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, ये आंसर नहीं है, ये इसके आंसर है, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन ये हमने यहाँ पर मैच कर लिया तो यहीं से आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको आप चाहे से कॉपी में नोट कर सकते हैं। सिंगल लाइन के रूप में भी आपका ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि नेत्र पक्षों में से संबंधित नहीं है? से संबंधित होती है, ठीक है। नहीं होती है, कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है। ये किससे संबंधित है? आपकी नेत्र पक्षों में से। आई लैशेज तो इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा शैवाल है? तो ये है दोस्तों आपका प्रोक्लोरॉन, ठीक है। इसमें आपका क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। ये क्या है दोस्तों आपका? साइनोबैक्टीरिया। आपके एग्जाम में आ सकता है और इसका निकट संबंध है नील हरित शैवाल से, जो है इसका संबंध है नील हरित शैवाल से, जो यह शैवाल से यह संबंधित है। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है आपका प्रोक्लोरॉन। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पशुओं में टैगिंग के लिए उनका शरीर का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? हालांकि इसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जो है आंसर देख लेते हैं। एक प्रश्न ये भी है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों आपका सारे, ठीक है। आपको पता है जांग, कान, गर्दन, आपने देखा होगा कि कान पे लगाए जाते हैं उनको पहचानने के लिए, उनकी गर्दन पे निशान लगाए जाते हैं, उनके उनके जो कान है उनकी जांग पे पीछे दोस्तों जला दिया जाता है, निशान लगाया जाता है, कुछ भी लगाया जाता है ना। तो पूरा शरीर जो है उसमें जो ये तीनों भाग जो उसमें यूज़ होते हैं। अगला है अप टू डेट किसकी फसल है? इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपकी आलू की फसल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मृदा में क्ले कणों का आकार कितना होता है? तो ये आपका सोइल से संबंधित है। आपके पास सोइल है, एग्रीकल्चर है, उसमें सोइल है आपके पास, तो 0.002 NM, ठीक है। ये होता है मृदा में क्ले कणों का आकार, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा पादप अच्छा व प्रभावी प्रकाश संश्लेषी है? तो कौन सा पादप ऐसा है जो प्रभावी प्रकाश संश्लेषी है? तो ये दोस्तों आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है। मक्का प्रकाश संश्लेषण पद, ठीक है, का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है मक्का। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है? तो टी वीडिंग, कटिंग, रिंग वर्डिंग, तो कौन सी है दोस्तों व्यावसायिक, है ना। तो आपको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना, फिर आपको याद आ जाएगा। तो कौन सा है? गूटी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गूटी। गूटी होगा बी, जी बिल्कुल, है ना। और गूटी बनाई जाती है उनको व्यावसायिक बेचने के लिए। देख लेना मार्केट में जाके, आपको पता लग जाएगा। अगला है फिर से दोस्तों अगला प्रश्न जो है GEAC का तात्पर्य है। तो क्या है GEAC? ये आपके सिलेबस से संबंधित है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिशियल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियर एप्रिशियल कमेटी, ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता से संबंधित है। अगला है दोस्तों आपका कथन और कारण बहुत ही लंबा चौड़ा दिया गया है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ कथन पढ़ना है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने देखा मानव जाति के लिए ईस्ट का सबसे अधिक महत्व उसकी मद्यसार किण्वन के गुण के कारण है। कवक की विभिन्न प्रजातियां जिनका प्रयोग मद्यसार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मद्यसार मतलब दोस्तों आपका किससे संबंधित है? एल्कोहल, ठीक है। मद्य मतलब मद्यसार, एल्कोहल से आपका इसका इस शब्द का संबंध है, ठीक है। तो व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों, क्या लगता है आपको? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। जो ईस्ट का प्रयोग आप किस में करते हैं? एल्कोहल के निर्माण में, है ना। एल्कोहल के निर्माण में जिसका प्रयोग ईस्ट का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है किण्वन के लिए। तो दोनों बिल्कुल सही है। अगला फिर से है दोस्तों आपका
कॉकरोच में उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। तो ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेलपीगी नलिकाओं में उत्सर्जन किस में होता है, या कॉकरोच में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मेलपीजी नलिका अक्षमाभ स्तंभी कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, दोनों कथन जो है सही है, और कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है। हालांकि आपके एग्जाम से संबंधित नहीं था, फिर भी देख लेते हैं, क्या पता कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेमिएसी। ठीक है, अगला है गन्ने के पुष्पक्रम के संबंध में सही विकल्प है। ये बिल्कुल आपके सिलेबस से संबंधित है। तो ये है दोस्तों संयुक्त असीमाक्ष। ठीक है, जो गन्ने का जो पुष्पक्रम रहता है दोस्तों कैसे रहता है, संयुक्त असीमाक्ष। दो प्रकार के पुष्पक्रम आपने पढ़े होंगे, ससीमाक्ष और असीमाक्ष। नहीं पढ़े तो आप एक बार देख लेना कैसे होते हैं। शाखित पुष्पक्रम, शाखित पुष्पक्रम होते हैं जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पाइकलेट समूह में लगे होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों, बहुभ्रूणता प्राय पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, केले में, लाइम में, टमाटर में, आलू में। तो बहुभ्रूणता पोली एम्ब्रो है, तो किस में पाया जाता है, इनमें से आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नींबू में, लाइम वाटर। ठीक है, आजकल आपके लिए क्या ज़रूरी है, लाइम वाटर। कौन सा जीवाणु छड़ी के आकार का है, तो कोकस, बेसिलस, विब्रियोस, स्पाइरल। स्पाइरल आपका सर्पिला है। तो जो छड़ी के आकार का आपका कौन सा है दोस्तों, आपका बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब रोड के आकार का वो है आपका बेसिलस। ठीक है, तो बाकी आपको कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो, इन सभी के जो भी आपके जो है जीवाणु है उनका आकार आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए पूछा गया है, तो कोकस का कैसा होता है, विब्रियो का कैसे होता है, और स्पाइरलम का कैसा होता है। और ठीक है, तो ये आपको नोट रखना है, बिल्कुल आपको अभी जो है गूगल में सर्च करके इनको देखना है। अगला है दोस्तों, मादाओं में दो अंड नलिकाएं पृथ मूत्र जनन तंत्र में खुलती है। इस प्रकार इनमें दो गर्भाशय तथा योनियां होती है। यह लक्षण निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है दोस्तों, आपका जो है आपका जो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन है ना, आपके पास सेक्स से रिलेटेड आपका है, जनन से संबंधित है। तो बिल्कुल आपके सिलेबस को मैच करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेटाथीरिया। तो फिर से आपको सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। ये दोस्तों आपको कुछ साइंटिफिक है जो इनकी खोजें हैं, है ना, इनमें से कुछ का संबंध आपके सिलेबस है, कुछ का नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है। तो बताना है किसका संबंध किसका है। नॉल एवं रस्का का संबंध किससे दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, और डॉक्टर केसी मेहता सीरियल रस्ट। ठीक है, इनका संबंध किससे है, सीरियल रस्ट। और एफ स्मिथ, इनका संबंध है दोस्तों आपका पीच येलो रोग। कहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर ए है। और बैजरनी का आपका जो है तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सीरियल रस्ट, तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर केसी मेहता। अगर आपका एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, नॉल एवं रस्क, अगर आप उसमें आएगा पीच येलो रोग, एफ स्मिथ। ठीक है, और बेंजेनिक टोबैको मोजेक वायरस, ये तो इम्पोर्टेंट है ये वायरस, इसको तो आप याद रख लेना, सीधे रट्टा मार देना। अगला है, निम्न में से कौन सा पोषक गेहूं के रत्वा रोग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऐसा है, बिल्कुल व्हीट गेहूं, है ना। गेहूं की आपकी स्पेसीज देख लेनी, किस स्पेसीज में आता है, गेहूं की आपकी प्रजातियां देखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में बिल्कुल आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। इनमें से आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा गेहूं में प्रथम स्थान में है, भारत में कौन सा है, गेहूं का उत्पादन कितना है, गेहूं की फसल कौन सी है, गेहूं में कौन सा रोग लग सकता है, कौन सा जो है खरपतवार गेहूं में के लिए हानिकारक है, गेहूं के जो है सुरक्षा के लिए किस किस जो है दवाई का उपयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे आ सकते हैं। और दूसरा तो आ सकता है दोस्तों किस कुल से संबंधित है ना, गेहूं किस कुल से संबंधित है, तो ये भी आपको देखना है। तो इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, स्टार लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कुछ भी। तो क्या है दोस्तों, पहले पढ़ते हैं, संवहनीय पौधे का कम से कम 0.5% पौधे स्थानिक होते हैं। विश्व के कुल संवहनीय पौधे से कम 0.5% पौधे स्थानिक होने चाहिए।
इसमें 30% अथवा उससे कम मूल प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए। तो यह है इसमें विश्व के कुल। तो आपको बताना है जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो राइट आंसर बताए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सत्य है, सत्य आपको बताना है। तो ए इसका सही है। इसमें विश्व के कुल संवहनी पौधों का कम से कम 0% 5 से अधिक पौधे स्थानिक होने चाहिए। ठीक है, 0.5% से ज़्यादा जो है क्या से होनी चाहिए, स्थानिक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए का मतलब आपका पहला और तीसरा। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है इसमें 30% अथवा उससे भी कम मूल प्राकृतिक वनस्पति होना चाहिए अथवा वह संकट होनी चाहिए। बिल्कुल संकटग्रस्त प्रजाति जो है इसमें होने चाहिए जैव विविधता हॉटस्पॉट में। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन बोडो मिक्सचर का घटक नहीं है। तो बोडो मिक्सचर दोस्तों जो है आप डालते हैं, बोडो मिक्सचर की आप स्प्रे करते हैं ना, जब पहाड़ों में जाओगे आप ना, तो सेब के बगीचों में जो है बोडो मिक्सचर बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो किस लिए डाला जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। मिश्रण घटक नहीं है, कौन सा इसमें जो है घटक नहीं है, कॉपर नाइट्रेट। बाकी जो है क्विक लाइम, पानी, कॉपर सल्फेट, ये इसके घटक हैं। जो आपका कॉपर नाइट्रेट है इसका घटक नहीं है, नहीं है पूछा है तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है मिट्टी का रंग लाल पीला होने का क्या कारण होता है। तो किस कारण जो है मिट्टी लाल पीली होती है आपको बताना है। तो ये होती है दोस्तों आपका फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है मृदा का रंग लाल पीला होता है। आपके सोइल से संबंधित बिल्कुल आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन वाला अम्ल कौन सा है। क्रेब्स साइकिल तो ये दोस्तों आपका सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों न्यूमेटोफोर का मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य है न्यूमेटोफोर का, तो इसका है दोस्तों श्वसन। न्यूमेटोफोर का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों, पौधों को श्वसन प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करना है। ठीक है, न्यूमेटोफोर क्या है दोस्तों, एक जड़ें हैं, एक टाइप की क्या है, जड़ें हैं, है ना, जो पौधे में श्वसन के लिए प्रेरित करती हैं, श्वसन का कार्य करती है। श्वसन जो मिट्टी की है ना, तो ये जो जड़ें रहती है दोस्तों न्यूमेटोफोर कैसी रहती हैं, मिट्टी से बाहर, इस प्रकार रहती है, मिट्टी से बाहर हुई, है ना। आपने जड़ें पड़ी होगी, अपस्थानिक पता नहीं कौन कौन सी जड़ें हैं, है ना, कोई मिट्टी के अंदर कोई मिट्टी के बाहर, इस प्रकार की जड़ें रहती हैं। ये क्या रहती है दोस्तों, मिट्टी के बाहर हवा में रहती है। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्न में से कौन सा सरल ऊष्मा परिवर्ती श्रेणी का प्रोटीन है जो अनाज के बीजों में पाया जाता है, वे तनु अम्ल व क्षार में घुलनशील होता है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्लूटेनिल, ग्लूटेलिन। ठीक है, ग्लूटेलिन भंडारण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्षार में घुलनशील है दोस्तों, है ना। किस में पाया जाता है ग्लूटेनिन, जो दोस्तों मक्का, चावल, है ना, इन सभी में पाए जाते हैं। ये पानी में नहीं घुलता, पानी में नॉट घुलेगा किस में, और पाया किस में जाता है, मक्का और गेहूँ, चावल। ठीक है, इनमें पाया जाता है, मक्का, गेहूँ, चावल में ये पाया जाता है। और प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो सिर्फ वसा में घुलता है। ठीक है, तो अगला है, फिर से आपको मैचिंग करना है दोस्तों। एक साइड आपका शैवाल है, एक साइड आपका संचित भोज्य पदार्थ है, तो ये आप लगा दो स्टार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए टकर सकता है। तो साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, स्टॉर्च फ्लोरिडियन, स्टॉर्च साइनोफाइसी, स्टॉर्च लेमिनेरिया तथा मैनिटोल। तो साइनोफाइसी में जो है दोस्तों भोजन किस रूप में रहता है, तो ये रहता है दोस्तों आपका साइनोफाइसी स्टॉर्च। ठीक है, और दूसरा क्लोरोफाइसी में जो भोजन रहता है दोस्तों रहता है स्टॉर्च के रूप में। और फियोफाइसी में जो रहता है दोस्तों किस में रहता है, लेमिनिन और मैनिटोल। और रोडोफाइसी में आपको पता है फ्लोरिडियन स्टॉर्च के रूप में रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शैवाल, है ना। आप 11वीं की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा, पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर में एक लंबी टेबल बनी है जिसमें आपको ये दिखेंगे सारे, ये साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, शैवाल का जो वर्गीकरण है ये दिखेंगे, और उनके संचित भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आपने देखना है, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे अच्छे से याद रखना है। ये आपका खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। पहला आपका पादप लॉक, जूप्लेक्टॉन, कीट,
छोटी मछली मांसाहारी। अब आपसे बताना है कि ये स्थलीय चराई खाद्य श्रृंखला है या परजीवी खाद्य श्रृंखला है या अपरत खाद्य श्रृंखला या जलीय खाद्य श्रृंखला है। पहले आपका पादप्लवक है, ठीक है, फोटोप्लैंक्टन। दूसरा आपका जूप्लैंक्टन। तीसरा आपका कीट, छोटी मछली, मांसाहारी मछली। तो आपको सभी को पता है किस में है दोस्तों, आपको किस में यह दिख रही है, आपको सारी क्रिया जो है जल में है। मछलियाँ कहाँ रहती है, जल में है, तो ये इसका आंसर भी क्या रहने वाला आपका जलीय रहने वाला है। कौन सी है, एक्वेटिक, क्योंकि पादप्लवक है, फोटोप्लाइट क्या है, जमीन जल में पाए जाते हैं। जूप्लैंक्टन ये भी जल में है। कीट, छोटी मछलियाँ फिर जल में कीट खाती है, फिर उसके बाद बड़ी मछली आती है, फिर बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाती है। तो मछलियाँ कहाँ रहती है, बस इन हिसाब से पहचाना था, तो क्या सी है, जलीय खाद्य श्रृंखला। अगला है यूकैरियोटिक में निम्न में से कौन सा मैसेंजर आरएनए संसाधन से संबंधित नहीं है। तो आरएनए आपको पढ़ना है, एक आपका टीआरएनए ट्रांसफ़र का काम करता है, और दूसरा आपका एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा रहता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तीनों आपने देखने हैं, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आपका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 सिरे पर कैपिंग। ऑप्शन नंबर बी है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह जो है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है, नहीं है, ठीक है। कौन से सिरे पर होता है, 5 सिरे पर होता है। इसमें जो है कैपिंग किस सिरे में होता है, 5 सिरे पर होता है, 3 सिरे पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये इसका गलत है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अनाज वाली फसलों में बाजरा सबसे अधिक शुष्क सहनशील फसल है। पेनिसिटम ग्लोकम बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। तो बताना है आपको क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो क्या दोनों सही है, ठीक है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, दोनों सही है, कथन 1 कथन 2 बिल्कुल, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके जो प्रश्न है 85 प्लस प्रश्न है आपके यहाँ पर, है ना। जो इनमें से गायब प्रश्न है वो ऐसे है जो आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि नज़र आती है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें